सर इस जगह का नाम नटनी का बारा है और ये जो नटनी का बारा जिस वजह से इसका नाम पड़ा सर, इसके भी काफ़ी पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से लगभग 100 साल पहले 1920s के अराउंड में एक इवेंट हुआ था यहाँ पे। जो हम देखते हैं कि जो नटनी होती है बेसिकली गुजर कम्युनिटी के अंदर एक नट होते हैं, उनमें जो लेडीज़ होती हैं उनको नटनी बोलते हैं, जो डांस करके हाँ सर डांस करके जो लोगों को एंटरटेन करके अपना पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो आज से 100 साल पहले एक इवेंट हुआ था महाराजा जयसिंह जी की उपस्थिति में। एक नटनी थी जो एक रस्सी पे चली थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि सूत के धागे पे वो जो सूती धागा होता है उस पे रस्सी उस पे चली थी। तो ये जो सामने आप छोटे पहाड़ देख रहे हैं, एक ये इस तरफ लेफ़्ट साइड में और एक ये पीछे जो हमारे जस्ट पीछे वो वाला पहाड़ है, वहाँ पे इन दोनों पहाड़ पे रस्सी बांधकर एक नटनी चली थी। वो पहाड़ या ये पहाड़? नहीं सर, ये वाला ये वाला। अक्सर लोग कहते हैं कि वो वाला पहाड़, लेकिन एक्चुअली ये वाला पहाड़ है। जितना हमें जब हम इस स्टोरी के अंदर डीप गए तब हमें पता लगा। जब हम इन्हीं के जो एंसेस्टर्स हैं उनसे हम मिले और मतलब जो उनके डिसेंडेंट्स हैं उनसे भी हम मिले थे, तब उन लोगों से मिलने के बाद हमें पता लगा कि पहाड़ एक्चुअली वो चली थी। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा नीचे ही था। तो जब वो रस्सी पे चल रही थी तो उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के उन्होंने नीचे देखा तो उनको तुरंत उस टाइम चक्कर आया और एक दिल का दौरा पड़ा। तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो उस रस्सी से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। तो तब से इस जगह का नाम नटनी का बारा हो गया। कहीं गिर गई? जी सर, गिरी यहीं पे ही थी। और उसके बाद जो एक छोटा सा मंदिर उनका बनाया गया, उनके ही जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, जो नट गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने आगे की तरफ है सर वो छोटा सा मंदिर है जहाँ पर उनको जलाया था। अच्छा। तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया उनकी समाधि के लिए कि लोगों के लिए याद रहे। तो ये यहाँ की खास बात है। इसके अलावा जो आप ये रिवर देख रहे हो सर, ये इस रिवर का नाम है रूपा रेल। सर ये राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। सर ये बनती है सरिस्का टाइगर रिजर्व से। अगर इसका जो एक जनरल नॉलेज के अंदर जो हम कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आता है कि ये रूपा रेल जो रिवर है इसका उद्गम कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से होती है। तो लोग तो उसमें उसका आंसर होता है थानागाजी। थानागाजी इसलिए क्योंकि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो थानागाजी कस्बे के अंदर ही आता है सर। जो तहसील लगती है वो थानागाजी लगती है, तो इसीलिए उसका निकास थानागाजी बताते हैं। और वैसे जो ये पूरे सरिस्का के जंगलों से नदी बनती है रूपा रेल और ये जाती है भरतपुर। तो मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि ये नदी में देख रहा हूँ इधर से आके उधर बह रही है? नहीं सर, एक्चुअली ये बहती इस तरीके से है। ये अभी क्या हवा चल रही है, हवा की वजह से अपन को अच्छा हवा कर रही है ऐसा लग रहा है। हाँ सर ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ से। ये एक तरीके से गेट है सरिस्का से आउटर एग्जिट पॉइंट का। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया यहाँ पे खत्म हो जाता है सर। तो ये यहाँ से ये जगह पे कोर एरिया ये खत्म है सर। ये लास्ट ये जो लैंड है ये लास्ट है। यस सर, इसके बाद जंगल नहीं है। हाँ इसका शहर शुरू, इसके बाद हाँ सर कस्बे जो है, गाँव है, ढाणियाँ हैं वो शुरू हो जाते हैं, रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले पूरा जंगल है। इस पुल की भी एक बहुत खास कहानी है। जी सर। सर 1920s के अराउंड में ही एक इवेंट और हुआ था। एक इवेंट तो नहीं कह सकते, मतलब अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। लगभग 4 से 5 साल अलवर के अंदर कभी मतलब 4-5 साल बारिश नहीं हुई थी लगातार। तो गांव वाले जो थे वो खेती को लेके बहुत परेशान थे कि पानी कहाँ से लेके आए। तो 4-5 साल बाद अचानक से एक साल इतनी बढ़िया बारिश हुई, ये नदी बहुत तेज़ चली। लेकिन ये स्टार्ट तो सरिस्का टाइगर रिजर्व से होती है, लेकिन ये ख़त्म भरतपुर होती है। तो सर ये नदी क्या है कि पूरा का पूरा पानी सीधा भरतपुर चला गया। तो गांव वाले फिर परेशान कि पानी आया और हम रोक नहीं पाए। तो उस टाइम के महाराजा थे महाराजा जयसिंह जी। और महाराजा जयसिंह जी को अलवर के बहुत ही मतलब ब्रिलियंट महाराजा के नाम से भी जाना जाता है कि मतलब बहुत ही स्मार्ट थे वो। उन्होंने अलवर में लगभग 117 छोटे छोटे बांधों का और छोटी छोटी लेक्स, पॉन्ड्स का इनका निर्माण कराया है। और मतलब हर तरह के किसानों की जो पानी की समस्या है उसका समाधान उन्होंने निकाला है कैसे ना कैसे करके। तो महाराजा जयसिंह जी को हंटिंग का बहुत शौक था। तो वो हंटिंग के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व आते थे। उस टाइम टाइगर रिजर्व नहीं था, एक सरिस्का था, जंगल था। हाँ जंगल था पूरा का पूरा जो कनेक्टेड था अलवर तक। तो जो टाइगर की क्वांटिटी थी वो यहाँ पे ज़्यादा थी उस टाइम, तो वो यहाँ पर यूजुअली आते रहते थे। तो एक दिन जो गांव वाले थे उनसे मिले वो, और गांव वालों ने अपनी समस्या बताई कि साहब हमारे साथ ये समस्या है, हम हमारी खेती नहीं कर पा रहे और हम बहुत परेशान हैं। तो उस टाइम भरतपुर के महाराजा थे, प्रेजेंट महाराजा उस टाइम जो थे वो महाराजा किशन सिंह जी थे। तो उन्होंने वो उस टाइम भरतपुर के महाराजा किशन सिंह जी से मिले और उन्होंने एक समझौता किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। तो एक ट्रीटी क्रिएट हुई, एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कि इस जो नदी का पानी है वो 65% पानी मोड़ा जाएगा भरतपुर और 35% पानी मोड़ा जाएगा अलवर, इसी पॉइंट से ही। अच्छा। तो और इसी पॉइंट से हाँ सर, और इसी ये बांध हो गया। जी सर ये बांध हो गया और इसका जो 35% है वो पानी जाएगा अलवर के जैसमंद बांध में। अच्छा मैं देख पा रहा हूँ कि बीच में दीवार है ये। जी सर ये डिवाइडेशन है।
ये डिवाइडेशन है। और सबसे खास बात क्या है सर, अगर आप इसकी बनावट पे गौर करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको 5 गेट दिखेंगे इसीलिए ही, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 4 गेट दिखेंगे। तो ये 4 गेट जो है ये जा रहे हैं अलवर जैसलमेर बांध। वो जो 5 जैसलमेर, जी सर जैसलमेर बांध पे जा रहे हैं। जी सर। ये 5 गेट जो है ये जा रहा है भरतपुर सर, एग्जैक्टली सर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये जो है ये वापस से रीबिल्ड हुआ है पुल। इससे पहले की बनावट थी, इसका नाम दिया गया था उस टाइम 12 वाटरफॉल, जब नटनी का 12 का इवेंट नहीं हुआ था। ये पुल उससे भी बहुत पुराना है। अच्छा, उससे पुराना? जी सर, नटनी के इवेंट से पहले है। इस जगह को नाम, इससे जगह को जो नाम दिया था महाराज जय सिंह जी ने, वो 12 वाटरफॉल दिया था। 12 वाटरफॉल इस कारण से कि जब पानी आएगा तो उसकी ढलान इस तरीके से बनाई थी कि जब पानी आए तो वो वाटरफॉल लगे। तो और जो उस पुल की बनावट थी, वो पुल की बनावट भी जो थी वो पूरे लक्ष्मण झूला जो हम देखते हैं ऋषिकेश के अंदर, वो उसी की तरह थी। ऐसा कहते हैं लोग कि जो लक्ष्मण झूले का जो आकार है वो यहाँ के स्ट्रक्चर को देख के बनाया गया था सर। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम पहले, लगभग आज से 60-70 साल पहले बहुत तेज़ बारिश आई थी, और उस बारिश जब ये नदी चली थी, उस नदी में एक बड़ का पेड़ बह के आया था। तो बड़ का जब पेड़ वो बह के आया तो उससे वो जो पुल था वो पूरा का पूरा उसी के साथ ही बह गया। तो इसीलिए वापस इसको रीबिल्ड किया गया है। ये रीबिल्ड कब किया गया सर? ये 1965 के अराउंड किया गया है सर। में इस नदी के अंदर ही काफ़ी टर्टल्स हैं। अच्छा। मड फ्लैप टर्टल्स की स्पीसीज उसमें पाई जाती है। जी सर, इसमें मोर देन 250 टर्टल्स हैं। और टर्टल्स की जो स्पीसीज़ है इसमें मड फ्लैप टर्टल भी कहते हैं उन्हें, और सॉफ्ट शेल टर्टल भी कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जो टर्टल होता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है बहुत हार्ड होता है, लेकिन इनका बहुत ही सॉफ्ट है सर। ये सॉफ्ट शेल टर्टल है। और अगर यह पानी यहाँ पे ख़त्म भी हो जाता है तो जो टर्टल्स हैं वो जो मिट्टी को खोद के उनमें नमी बना के उसमें भी जिंदा रह सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें 18 क्रोकोडाइल्स हैं सर। ये 18 क्रोकोडाइल्स की तो मेरी खुद की काउंटिंग है जो मैंने खुद ने करी है। अच्छा जी सर। तो ये क्रोकोडाइल यहाँ देखा है आपने कभी? हाँ सर, इवन यहाँ पर भी बैठे रहते हैं, सामने बैठे रहते हैं, जब तेज़ धूप होती है तब बैठे रहते हैं। तो आप यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हो? जी सर। क्रोकोडाइल आ गया तो ये दिक्कत नहीं है सर? एक और अनोखी चीज़ यहाँ की क्या है, हम जितने भी क्रोकोडाइल्स को देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी पर, डिस्कवरी पर, उसमें होता है क्या है कि एक भैंस पानी पी रही होती है किसी पॉन्ड के पास या किसी लेक के पास या फिर किसी रिवर के पास, और चुपचाप से मगरमच्छ आता है और ले जाता है। सर यहाँ का उल्टा है। यहाँ पर मेरी आंखों देखिए एक रिकॉर्डेड मेरे पास वीडियो है। अच्छा। उसमें क्या है, सामने मगरमच्छ लेटा हुआ है, आगे की तरफ की वीडियो है वो, सामने मगरमच्छ लेटा हुआ है, साफ दिख रहा है, धूप सेक रहा है, और इस तरफ से भैंस उतर रही है। जैसे ही भैंस पानी में उतरी मगरमच्छ पीछे भाग जाता है। तो आप सोच सकते हो, और आज तक यहाँ पर ह्यूमन वर्सेस क्रोकोडाइल का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ है। इवन किसी भी भैंस को, बकरी को कभी भी किसी क्रोकोडाइल ने हार्म नहीं किया है। अच्छा। और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी हैं जहाँ पर क्रोकोडाइल और टर्टल साथ में बास्किंग कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए। अच्छा, मुझे इस जगह के बारे में तो आपने बता दिया, मुझे अब बताइए कि ये इस कैंपस में ये जो आपने अभी बिल्ड किया है ये क्या है? सर ये बेसिकली एक गार्डन रेस्टोरेंट से हमने स्टार्ट किया था 24 जून 2020 लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था इसको। कोविड सिचुएशन थी सर, प्लान हमारा पहले से था। अर्लियर इट यूज टू बी आवर फार्म हाउस, तो हम इसको फार्म हाउस की तरह यूज़ करते थे। बट काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि यार यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस है। देन वी स्टार्टेड कि यार चलो एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने इसको रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। हमने कोशिश ये करी कि सर जो यहाँ की लोकल कुजीन्स हैं हम उनको लेके आएँ। हर इंसान यहाँ पर खाना खा सकता है, जो भी जैसे नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो हर जगह मिल जाती है। कढ़ाई पनीर हो गया, शाही पनीर हो गया, दाल हो गई, हम कुछ अलग लेके आते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सर जंगली हांडी दाल। जो यहाँ का लोकल, हमने ही उसको मतलब थोड़ा सा कि वाइल्ड थोड़ा एक्सपीरियंस लगे इन लोगों को। और फिर हमने ढूंढा कि यार यहाँ पे आसपास क्या क्या है। फिर हम आसपास गांव में गए तो हमें मिली दाल टिकट की थाली, तो वो उसका टेस्ट हम यहाँ पे लेके आए। हमने उन्हीं के लोगों को यहाँ पे रखा स्टार्टिंग में, और उन्हीं से ही हमने सीखा। और आज भी वही लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और हम स्पेशली उनको बुलाते हैं। जब हमारे ग्रुप्स आते हैं तो हम चूल्हा लगाते हैं और स्पेशली वो दाल टिकट की थाली सर्व करते हैं। अच्छा। और साथ में फिर हम लेके आए राजस्थान की ऑथेंटिक जो डिश है दाल बाटी चूरमा, वो भी हम सर्व करते हैं। तो अब तक की सर हमारी फेमस थाली जो है वो दाल टिकट की थाली है, और उसमें हमारा टिक्कड़ आटा बहुत ही फेमस है। तो हम अब हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं टिक्कड़ आटे का, तो उसके अंदर हम टिक्कड़ आटा हम लोगों को देंगे कि वो वही आटा सेम अपने घर में जाके उसी टिक्कड़ टेस्ट को। अच्छा, आटा भी आप प्रोवाइड जी सर, आटा भी हम जी सर। और साथ में फिर हाँ सर, उसी के साथ इसी साल हमने यहाँ पे कैंपिंग फार्म स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ऑथेंटिक जो कैंपिंग होती है ना सर, आज की तारीख में क्या है कि लोग कैंपिंग का मजा लेना चाहते हैं लेकिन विद लग्जरी। लेकिन सर वो कैंपिंग नहीं रही भाई। वो मतलब आप हाँ वो लग्जरी हो गया, आप अपने घर के कमरे में हो और बाहर गार्डन है, बस उस तरीके का आनंद है। हमारे पास दूसरा होटल भी है बट स्टिल वो दूसरी कैटेगरी के लिए।
लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक जो कैंपिंग जो होती है, मतलब बेस कैंपिंग जो हम पहाड़ों पे करते हैं, एग्जैक्टली, या फिर किसी माउंटेन्स में जाके करते हैं, अगर हमने टेंट अपना लगा के रखा हुआ है, रोल किया हुआ है, जी सर, उसको बिछाया और जंगल में हम पड़ गए, एग्जैक्टली पे वो वाली चीज, एग्जैक्टली वही ट्रेडिशनल। बाहर आपका वो कैंप भी एक लगा हुआ है? हाँ सर, हमने एक डमी कैंप लगाया हुआ है। बेसिकली सर हम यहाँ पे जो बैक पैकिंग कैंप्स होते हैं उनके अंदर कैंपिंग कराते हैं, और साथ में हम बॉनफायर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप हमें सेल्फ कुकिंग का दो, हम तो खाना देते ही हैं सर, हम तो रेस्टोरेंट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो ये आइडिया भी हमें अच्छा लगा, तो हमने अडॉप्ट किया। तो हम क्या करते हैं कि यूजुअली क्या होता है, कैंपिंग जब इंसान करता है तो पूरी रात वो लगभग जगता ही है, तो हमने उसी के लिए साथ में एक सेल्फ कुकिंग का भी सेटअप हमने पूरा रेडी किया, जिसके अंदर हम चूल्हा भी देते हैं, सिगड़ी भी देते हैं अगर सिगड़ी चाहिए, और साथ में हम गैस का भी हम पूरा सेटअप देते हैं। इनकेस आपको कुछ भी रात को अगर कुक करना है तो हम हमेशा आपके लिए, हमारा स्टाफ पूरी रात आपके लिए जगता है कैंपिंग के लिए। और इसके साथ साथ जो है बारबेक्यू का भी सेटअप हमारे पास है, तो आप कंप्लीटली आके यहाँ पे ऑथेंटिक जो कैंपिंग होती है, मतलब कैंप आपको मुझे लेके आना पड़ेगा, अपना बैक पैकिंग कैंप लेके आना होगा, या कैंप आप प्रोवाइड करेंगे? सर हमारे पास दोनों तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम हमारे टेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर आप खुद का टेंट लाके यहाँ पे पिच करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। हमारा मकसद है कैंपिंग को प्रमोट करना यहाँ पर, ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिक कैंपिंग है, चाहे आप हमसे ले लीजिए, चाहे अगर आप खुद अपना टेंट लेके आना चाहते हो तो वो भी डूएबल है सर। हम जो टेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं सर, उसका जो अभी हमने बेसिक टैरिफ स्टार्ट किया है सर, वो 1500 की है। 1500 फॉर 2 टेंट और 4 वाला सर? द टेंट इज बेसिकली फॉर 3 पर्सन, 3 पर्सन टेंट है, लेकिन हम उसमें 2 लोगों को अलाउ करते हैं, क्योंकि सर जो 3 पर्सन टेंट में अगर 2 लोग रुकते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबली स्पेस मिल जाता है सोने के लिए। 3 पर्सन हो जाते हैं तो आराम से सो सकते हैं, लेकिन स्टिल स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो 2 पर्सन टेंट में क्या है कि बिल्कुल खुले सो सकते हैं, तो हम 2 लोगों को अलाउ करते हैं। और सर वो स्नोफॉल वाले टेंट्स हैं बेसिकली डिकैथलॉन के, तो आपको उसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। एडिशनली हम क्या करते हैं, उसके अंदर पूरा बेडिंग करके देते हैं आपको। बेडिंग करके? तो मैं पूछने वाला था, बेडिंग करके देते हैं या स्लीपिंग बैग? नहीं सर, बेडिंग करके देते हैं। जो ऑथेंटिक बेडिंग होटल्स के अंदर चलती है, जो आप घर में बेडिंग यूज़ करते हो, बिल्कुल सॉफ्ट गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं, बेडशीट लगा हुआ होता है, प्रॉपर पिलो कवर्स होते हैं, साथ में हम मोटी रजाइयाँ देते हैं सर। इन केस अगर आपको सर्दी लगती है, जैसे कई गेस्ट आते हैं उनको ज़्यादा सर्दियाँ लगती हैं, तो हम उनके लिए मोटी रजाइयाँ देते हैं सर, ताकि उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगे। हालांकि इसमें एयर पास नहीं होती है, कैसे भी चाहे कितनी तेज़ एयर चले, और साथ में वाटर प्रूफ है कम्प्लीटली। अगर ओस आ रही है, अगर बहुत तेज़ भी बारिश आ रही है, लास्ट ईयर तो क्या हुआ था सर, हमारे जो गेस्ट थे 2 कैंप लगे थे और बहुत तेज़ बारिश आई थी। सुबह उठे जब वो, तो उनको पता ही नहीं था कि बारिश भी आई है। उन्होंने देखा यार पानी 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 कैसे हो रहा है, तो उनको शोर भी नहीं पता लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल इतना मगन होकर सोए थे। तो क्योंकि वो थक गए थे सुबह से, उन्होंने गेम्स भी खेले थे यहाँ पे, एंजॉय किया, तो बिल्कुल थक गए थे, उनको पता ही लगा बारिश भी आई है। तो ये चीज़ें हम, और साथ में मान लो कोई फैमिली आना चाहती है, जी सर, फीमेल है, बच्चे हैं, जी सर, वो अगर कैंप में रुकना चाहे तो वो कैसे कैंप में रुक सकते हैं? टॉयलेट बाथरूम उसका क्या सर? हमारे पास हर कैंप के सेपरेट वॉशरूम है। अच्छा, आप कैंप के ऊपर सेपरेट बाथरूम देते हैं? यस सर, एडिशनली सर हम, क्योंकि क्या सेपरेट होगा, उसी का होगा? जी सर, जिसका वो कैंप है उसी का, वो एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है वो? नहीं सर, कॉमन नहीं है सर। जैसे आपकी फैमिली है, आपको एक, जैसे हम हर टेंट का सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं, ताकि सर यूजुअली क्या है कि कॉमन फैमिलीज यूज़ नहीं करती, इवन आज की तारीख में कोविड के बाद लोग पसंद नहीं करते शेयरिंग करना, तो इसीलिए हमने उन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए हमने पर्सनली हर टेंट के लिए एक जो बाथरूम है वो डिनोट किया हुआ है। तो वो सिर्फ, और इवन हम उसकी चाबी भी उन्हीं टेंट पर्सन को देते हैं, ताकि वही यूज़ कर सके, उनके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सके उसको। तो एडिशनली ये चीज़ें हैं सर। बाकी फैमिलीज़ वगैरह के लिए हम थोड़े से बड़े टेंट और लेके आ रहे हैं, तो कम्प्लीटली जो बच्चे हैं, जैसे 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 3 साल तक के बच्चे हैं, वो भी आराम से उसमें स्टे कर सकें, क्योंकि क्या है, छोटे बैकपैकिंग कैंप में बच्चे स्टे नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़े से बड़े टेंट और हम लेके आ रहे हैं। ये सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से यहाँ पे क्या रहता है फिर? सर आपने कैंप लगा दिया यहाँ, जी सर, दिन के टाइम में गार्डन है, जी सर, यहाँ रेस्टोरेंट है, सड़क चल रही है, सब ठीक है, जी सर। रात के समय में कैसा रहता है? सर रात के समय में ये जो सड़क है बिल्कुल शांत हो जाती है, और जो आसमान है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको स्टार गेजिंग बहुत प्यारी होती है सर। पूरे पैन इंडिया में 9 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टार गेजिंग आप बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हो। उनमें से एक सरिस्का टाइगर रिजर्व आता है। हमने लास्ट ईयर बहुत सारी स्टार गेजिंग की फोटोज़ भी ली है प्रमोट करने के लिए। इवन अभी हम टेलीस्कोप भी लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों को हम स्टार गेजिंग का एक एक्सपीरियंस करा सकें। और अगर सेफ्टी की बात करें तो सर हम जो टेंट्स हैं वो हम एक बेड पे लगाते हैं सर। वो 1.25 इंची का बड़ा बेड होता है जो उठ के लगता है ज़मीन से, तो जो नीचे के अगर इनके जो डर होता है, वैसे तो सर सर्दियों में क्या है, सांप कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं होते हैं सर, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इस टाइम। और जो फिर भी एक डर मिटाने के लिए हम कैंप को थोड़ा उठा के लगाते हैं उस बेड के ऊपर, ताकि अगर इनकेस किसी को डर भी लगता है तो उससे वो ख़त्म हो जाए। साथ में बाकी
देखिए अगर प्रीमाइसेस का प्रिकॉशंस की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो पूरी रात हमारा स्टाफ जगता है। हमारे रात को 2 स्टाफ और 1 डॉग हमेशा आपके लिए रेडी रहता है। अच्छा। जी सर, डॉग भी पूरा जो है पूरा प्रॉपर्टी का, जो अभी आपने डॉग देखा था वो पूरा प्रॉपर्टी का राउंड लगाता है, पूरी रात जगता है वो। और आज तक तो सर ऐसा कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, और इन फ्यूचर भगवान ना करे ऐसा हो, और होगा भी नहीं सर, क्योंकि पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लेके चलते हैं। बिकॉज सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर है। आप जैसे इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये जंगल है, जी सर, जी सर, है ना। एक तो जंगली जानवर का डर हो सकता है यहाँ पे, दूसरा अगर मैं लोगों की बात करूँ तो राजस्थान में अब तक इस तरह की बैकपैकिंग कैंपिंग जो है वो उसका प्रचलन है नहीं। हिमाचल में, उत्तराखंड में लोग जाके करते हैं, है ना, लेह लद्दाख में जाके करते हैं, स्पीति में जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में मैंने उतना कल्चर देखा नहीं है। मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि मतलब इस तरह का कैंपिंग अगर आप करवा रहे हो तो सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से क्या रहता है वहाँ पे? कम्प्लीटली सेफ है सर। देखिए हिमाचल वगैरह जो है उस एरिया की बात करें सर, वो हिली एरियाज़ हैं, और उसी का ही लगभग मिलता जुलता चीज़ आपको इस पॉइंट पे मिलता है, जहाँ से रिवर भी बह रही है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, उस पहाड़ के बीच में आप कैंपिंग कर रहे हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें सर, देखिए ये पूरा जंगल है, ठीक है। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ का जो बेसिकली मूवमेंट चलता रहता है वो जंगल के अंदर चलता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हम बिल्कुल एंड में है सर, बिल्कुल एंड में है जंगल के, मतलब इसके बाद रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है। तो ये एक मान के चलिए आप जंगल के बीच ही आनंद ले रहे हो, बिल्कुल सेफ्टी के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं है कि आप यहाँ पर आओ आपको पता लगे कि यार यहाँ पे ये डर है वो डर है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी आपके सपोर्ट के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए हम हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। इनकेस अगर आपको कुछ भी होता है, हमारा स्टाफ आप ही के पास ही रहेगा, और हम कोशिश भी यही करते हैं। हालांकि क्योंकि क्या होता है कि आपको एक प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, अपने लोगों के साथ आप आते हो, तो हम इसलिए ज़्यादा दखल नहीं देते, ज़्यादा पास भी नहीं आते, लेकिन हाँ एक दायरा मेंटेन करके आपकी सेफ्टी का हम पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये। कभी अगर आप यहाँ पे आपको मौका मिले तो इस तरह की चीज़ों का भी आनंद लें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हिमाचल, उत्तराखंड या कहीं पहाड़ों पे जाएं। आप राजस्थान में, अलवर में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। आप कैंप में रह सकते हैं, आप बाहर कैंप फायर कर सकते हैं, आप खुद से खाना बना के खुद से खा सकते हैं, और ये सब अरेंज कर देंगे यहाँ पे नितिन जी और उनकी जो टीम है यहाँ पे। तो आज का ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप अब तक आपने रोड रनर टाइगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ग्रो करने में, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू वेरी मच।